गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिराज केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और देखिए, कल आपको पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 2, आपने पढ़ चुका है कि एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं ताकि उनको आज यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। जैसे एटॉमिक रेडियस में हमने आपको क्या बताए थे कि अगर किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, छोटा होता है, साइज छोटा हो रहा है। और वही डाउन द ग्रुप जाने पे, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो बताओ, जब हम पीरियड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई साहब, पीरियड में, तो बताओ आपने एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या चीज देख लिया। एस ब्लॉक में आपके एल्कली मेटल देखे थे और एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो बताओ यहाँ पे था आपका, देखिए लिथियम, लिथियम इसके बाद, इसी अगर हम पीरियड में जाते हैं तो लिथियम के बाद क्या आपको मिलेगा, बेरिलियम। तो इन दोनों की बार हम बात करते हैं। बताओ, अगर ये लेफ्ट टू राइट जाने पे, देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या आपका हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। तो लिथियम का आकार बड़ा होगा किसकी तुलना में, बेरिलियम की तुलना में। तो बेरिलियम का साइज छोटा हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर हम मैग्नीशियम से कंपेयर करते हैं तो मैग्नीशियम का साइज छोटा पड़ जाएगा और सोडियम का साइज बड़ा पड़ जाएगा। क्लियर? यानी ये आपका साइज बड़ा आपका हो जाएगा किसके, पीरियड में। और वही चीज अगर हम बात करते हैं ग्रुप में, ग्रुप, बताओ ग्रुप में क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। बताओ यहाँ पे देखिए लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम। तो बताओगे सर ग्रुप में एटॉमिक साइज सबसे बड़ा आपका हो जाएगा, लिथियम से बड़ा सोडियम होगा, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, और पोटेशियम से बड़ा इरिडियम, और सबसे छोटा किसका होगा, लिथियम का होगा। तो बताओ आपका डाउन द ग्रुप चलने पे क्या आपका होगा, लिथियम से बड़ा आपका सोडियम मिलेगा, सोडियम से बड़ा पोटेशियम है, और पोटेशियम से बड़ा रिविडियम मिलेगा आपको, रिविडियम से बड़ा आपको सीजियम, और यही आपका हो गया एल्कली मेटल का। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। इसी तरीके से एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करेंगे तो एल्कलाइन हम क्या आपका, बेरिलियम से बड़ा आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, इस तरह से आपका चलेगा। तो ये था आपका प्रीवियस क्लासेस का लेक्चर। और इसके बाद मैं और पढ़ाया था आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे इसको बड़ा समझने का। तो मैं आपको क्या बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी में आपको बताया था किसी भी एक एटम के अंदर या एक एटम में जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितना एनर्जी लगाना पड़े, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, बताओगे सर, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका किसका, साइज। क्लियर? अब इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए कल जहां तक लिखाए थे उसी के आगे बता रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका किसका होगा, आपका एटॉमिक साइज का। अगर इसका मतलब क्या होगा, अगर साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अगर साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम पड़ेगा। क्लियर? अब तो यहां तक तो लिखिए लिए होंगे। और आज लिखिए, जहां तक कल आपको हम पढ़ाए थे उसके आगे लिखिए, उसके आगे लिखिए। देखिए आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद आप लिखिए पॉइंट नंबर 5, फ्लेम कलरेशन, फ्लेम कलरेशन टेस्ट। चलिए, अब ये क्या होता है भाई, फ्लेम क्या होता है, तो आप समझेंगे कि हमारे जो एल्कली मेटल में, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो यहां पे क्या होता है कि अगर हम किसी कैंडल में या बर्नर के जो आपके फ्लेम होता है, उसमें अगर हम सोडियम को, मैग्नीशियम को एलिमेंट रखने से क्या क्या चीज प्रभाव पड़ता है और कौन कौन सी कलर को प्रोड्यूस करता है, अब यहाँ पे सीखेंगे। और रट्टा नहीं मारेंगे, सीखेंगे और ट्रिक से सीखेंगे।
जितने भी सारे एलिमेंट है कौन से कलर क्या शो करता है, जब उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद उसमें कौन सी कलर शो करता है, तो आप रट्टा नहीं मारेंगे, ट्रिक से सीखेंगे। और ट्रिक सीखने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं अगला लेक्चर जो डालूं खुद ब खुद आपके तक पहुंच जाए। क्लियर? चलो, फ्लेम कलर टेस्ट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा भाई। जैसे मान लो हम बात करते हैं सर एल्कली मेटल का, एल्कली मेटल का। क्लियर? तो बताओ एल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी एलिमेंट आते हैं। तो क्या होता है ना कि क्या होता है फ्लेम कलर टेस्ट, अगर मान लो मेरे पास सपोज दैट एक कैंडल है, एक क्या भाई, मान लो एक कैंडल है, और इस कैंडल में हम देखेंगे कि अगर हम यहां पे सपोज दैट लिथियम को, मान लो एक चम्मच है, चम्मच समझते हैं भाई साहब, ओके, इस चम्मच में हमने क्या लिया, लिथियम लिया, और लिथियम को हम क्या करेंगे, इस कैंडल के ऊपर रख देंगे। तो लिथियम को जैसे हम कैंडल के ऊपर रखते हैं, तो रखने के बाद इसमें जो आपका कलर निकलता है वो कौन कौन सी कलर निकलता है, मान लो कुछ तो कलर आपको देगा। अगर हमने सोडियम को रखा तो वो भी कुछ कलर देगा, पोटेशियम को रखा तो वो भी कुछ कलर देगा। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो इन सभी मेरा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम पड़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है। इसलिए थोड़ा सा अगर हम हीट करते हैं तो इनकी जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो तुरंत एक्साइटेड आ जाता है आपका। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे बात करता हुआ है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। देखिए 1s 2s 2p6 और 3s1। बताओ इसके बाहर वाले यहां पे लास्ट कितना भाई, 3s। आपको पता भी होगा कि 3s के बाद 3p भी आता है, 3p भी आता है। अगर 3p आता है आगे 3d भी होता है ना। लेकिन अब जानोगे कि सर 3s में मेरे पास एक ऑर्बिटल्स, मान लो मेरे पास 3s1 है। p की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट यहाँ पे है, 3 आपका ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे खाली है। तो जैसे इसको हम हीट करेंगे ना, गर्म करेंगे किसको, सोडियम को और दूसरे एलिमेंट को, तो ये क्या करता है, एक्साइटेड करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड होकर के आगे नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल्स में जंप कर जाता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है, थोड़ी सी मेरी बात को और समझ लीजिए कि इससे देखिए पिछली साइड में आपके p 1 2 3 4 5 और 6 2p6 है। बताओ जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड में अगर यहां पे आ गया तो एक्साइटेड पोजीशन में हमेशा इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। किसकी, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो वो चाहता है कि जैसे मेरी स्टेबिलिटी कम होता है तो मैं फिर से अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए फिर से वो कमबैक करता है। तो कमबैक आते समय ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ एक कलर शो कर रहा है, एक वेवलेंथ की तरह आपका डिफरेंट कलर निकलता है और उस कलर का नाम क्या होगा। अगर लिथियम का होगा तो कौन सी कलर टेस्ट कर रहा है, अगर सोडियम का होगा तो कौन सी कलर टेस्ट कर रहा है। इस तरीके से आपको मैं ट्रिक्स से लिखाऊंगा, ट्रिक्स से सीखिएगा। ओके, तो सबसे पहले आप लिख लो, क्या कहोगे कि जब एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल को किसी फ्लेम के साथ रखे जाते हैं तो गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद जो उनका इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हायर ऑर्बिटल्स में एक्साइटेड कर जाता है। अगर हायर में एक्साइटेड करता है तो उनकी स्टेबिलिटी कम पड़ जाता है। तो स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन फिर से कमबैक आता है। तो कमबैक आते समय वो डिफरेंट कलर का शो करता है। इसी चीज को हमको क्या बोलते हैं, फ्लेम कलर टेस्ट बोलते हैं। तो अब आगे लिखो, when alkali and alkaline earth metals are placed in flame, then its electron get excited, to the higher energy level due to absorption of
एनर्जी, आगे लिखो व्हेन दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू द ground state then show different color to the flame। क्लियर? ये तो मैं लिख लिया, तो ये सिर्फ डिफिनेशन था। तो डिफिनेशन के बाद और आप क्या चीज सीखेंगे और आप क्या चीज देखिएगा, देखेंगे यहाँ पे भाई साहब, यहाँ तक तो लिख लिए होंगे। तो अब यहाँ पे बात आता है कि सर लिथियम को, सोडियम को अगर हम किसी फ्लेम टेस्ट करवाते हैं, कैंडल के साथ हीट करवाते हैं या किसी बर्नर के साथ हम हीट करवाते हैं, तो ये कौन कौन सी कलर शो करता है। चलो अब तो यहाँ तक लिखिए लिए होंगे। ओके, अब देखिए, यानी देखिए मान लो ये मेरे पास बहुत सारे आपका डिफरेंट आपके ऑर्बिटल्स होती है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, जिससे इसको हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी देने के बाद ये क्या होता है, इनकी जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम पड़ता है, तो आसानी से वो क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप यानी ब्रेकअप मतलब समझ गए ना, वो ब्रेकअप नहीं, ब्रेक मतलब इलेक्ट्रॉन टूट जाना, इलेक्ट्रॉन टूट जाना। तो ये टूट करके क्या होगा आपका, यहाँ से वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में यहाँ पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके पास स्टेबिलिटी बहुत कम पड़ जाएगा। तो स्टेबिलिटी कम पड़ेगा तो इनकी स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये फिर से ग्राउंड स्टेट शो करेगा, फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो आने में वो जो आपका शो करेगा वो अलग अलग कलर से शो करेगा। कौन कौन से कलर शो करेगा वो चुरा लिखना है। देखिए आप एक एक करके सीखना कि एल्कली मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से कलर शो करते हैं। रट्टा नहीं मारना, देख के सीखना, ट्रिक के साथ सीखना, साथ ही साथ फेयर कॉपी भी करते जाएंगे, है ना। चलो अब हम बात करते हैं भाई साहब एल्कली मेटल, ठीक है, एल्कली मेटल। तो बताओ एल्कली मेटल, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं एल्कली मेटल में कौन कौन से शो करते हैं। यहाँ पे तो लिख ले ट्रिक्स, मैं ट्रिक्स से याद रखूं कौन से कलर आपका आते हैं, और ये तो लिख ले कलर, ठीक है। चलो बताओ एल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, ठीक। फ्रेंशियम भी होता है, तो फ्रेंशियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, तो एक्टिव होने के चलते वो किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर? ओके, बताओ लिथियम, और इधर देखो ट्रिक्स, देखो लिथियम है ना, लिथियम किससे पढ़ रहा है, लिथियम Li, तो कितना मस्त पढ़ते हैं, लिथियम से लिपस्टिक, लिपस्टिक, आप लिपस्टिक मत लगा लीजिएगा, मतलब समझ गया ना। अब बताओ लिपस्टिक हमारा कौन सा कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो यानी आप इसको बताओगे क्रिम्सन रेड, ठीक, याद करो। अब बताओ अगर हम लिथियम को लिया और इसको अगर हम किसी कैंडल में लिथियम को जलाते हैं, तो जलाने के बाद वो जहां से कलर निकलेगा वो कलर आपको बिल्कुल कैसा देगा, क्रिम्सन रेड, बिल्कुल खून की तरह लाल। रेड मतलब लाल, किसकी तरह, खून की तरह रेड, खून की तरह लाल की तरह वो कलर शो करेगा, कौन, लिथियम शो करेगा। अगर सोडियम, देखो सोडियम मतलब सन को याद रखना, सन, सूरज। बताओ सूरज जो है इसकी जो आपका कलर होता है आपका कैसे होता है, गोल्डन येलो होता है। कैसे होता है भाई साहब, गोल्डन येलो होता है। उसके बाद देखिए पोटेशियम के, अब इसको क्या याद रखोगे भाई, KB। बताओ एक स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय। के से क्या हो गया, पोटेशियम, के से क्या हो गया, पोटेशियम, और V से क्या कहोगे, वॉयलेट। बताओ पोटेशियम किस कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। कब, जब इसको हम जब जलाएंगे तब ये वॉयलेट कलर का निकलेगा। बताओ रिविडियम, देखिए रिविडियम जो है ना इसी में मिक्स होता है, रिविडियम दोनों को लिया गया है, तो आप लिखिएगा सर रेड वॉयलेट कलर का शो करता है। सीजियम, सी मतलब क्या हुआ, समुद्र। और समुद्र जो होता है बताओ उसका देखने में उसका रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो ब्लू कलर का आपका होता है।
ठीक है, याद रखना लिथियम को अगर हम जलाते हैं तो वो कौन सी कलर टेस्ट करता है? क्रिम्सन रेड, खून की तरह लाल। दूसरी बात, सोडियम गोल्डन येलो शो करेगा, पोटेशियम वॉयलेट कलर शो करेगा, और इरिडियम रेड वॉयलेट, मतलब उसमें कुछ हल्का सा लाल भी होगा और कुछ वॉयलेट, दोनों का मिक्स होगा आपका, और सीजियम आपका ब्लू कलर शो करेगा। क्लियर? ये था एल्कली मेटल। तो आप आगे लिखो, इसी के आगे एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल, चलिए अब बताओ एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बताओ, बेरिलियम आते हैं, मैग्नीशियम आते हैं, कैल्शियम आते हैं, स्ट्रोंटियम आते हैं, फिर बेरियम आते हैं, फिर इरेडियम आते हैं। यानी इसको हम क्या याद करने का ट्रिक्स बताए थे, याद करो। ट्रिक्स क्या था? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। क्लियर? चलो अब बताओ, ये आप देखो यहां से यहां तक बेरिलियम और मैग्नीशियम यहां तक, इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये बिल्कुल कोई कलर शो नहीं करता है, बिल्कुल कोई कलर शो नहीं करता है, कोई कलर शो नहीं करता है। क्लियर? तो बताओगे, एक्चुअली एग्जाम में भी आपको ये नहीं पूछेगा कि सर बेरिलियम और मैग्नीशियम किस कलर का होता है। खास करके यहाँ का जो टॉपिक्स है ना, वो जेईई मेंस में बहुत ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। ध्यान सुनेंगे, बेरिलियम और मैग्नीशियम, क्यों? आप याद कीजिए ना, मैंने क्या कहा था आपको, ऊपर से नीचे आने के बाद एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो जिनकी एटॉमिक साइज छोटा होता है, कम होता है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है तो उनके लिए कोई कलर शो नहीं करता है। क्यों? हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ही नहीं, इसलिए कोई कलर शो नहीं करता है। अब कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम आपका एक ब्रिक कलर का आपका होता है। ब्रिक मतलब समझ गए ना, ईटा जो आप देखते हैं। बाकी यहां से जितना आपका एलिमेंट है सभी रेड कलर का ही होते हैं। तो बताइए, ये ब्रिक कलर का होता है आपका ईटा जैसा। स्ट्रोंटियम बिल्कुल कैसे आपका होता है? क्रिम्सन रेड, बिल्कुल खून की तरह लाल शो करेगा। बेरिलियम याद रखना, बाग मतलब क्या? एप्पल ग्रीन, ये शो करेगा आपको एप्पल ग्रीन। इसके ट्रिक्स क्या होगा भाई? लिखना बाग मतलब कौन सा बाग? बाग मतलब कौन सा बाग? याद रखना, हरियाली वाली बाग, जिसमें आप क्या कहोगे? एप्पल ग्रीन। और ये देखो रेडियम, खुद है रेडियम, खुद से रेडियम मतलब रेड है। इसकी जो कलर आपका क्या आपको मिलेगा? बिल्कुल रेड होगा। किसका? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का रेडियम का कलर हमेशा कैसा आपका होगा? रेड कलर का होगा। क्लियर? आप यहां तक नोट कर लीजिए। फिर अब ये टॉपिक्स खत्म हो गए भाई साहब, फ्लेम कलर टेस्ट आपका खत्म हो गया। आप आगे लिखेंगे नेक्स्ट, छठा नंबर लिखेंगे हाइड्रेशन ऑफ आयंस। हाइड्रेशन ऑफ आयंस। क्लियर? देखिए ये क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब ये हुआ कि ध्यान समझेंगे, हमें जो एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हो ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, तो एस ब्लॉक में आपके क्या होते हैं? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डुबा देते हैं, तो पानी चारों तरफ उसको घेर लेता है। जैसे यहां पे देखो, मान लो मेरे पास कोई एक मेटल है और इस मेटल का चार्ज हमेशा क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। मान लो अभी फिलहाल मैंने एक प्लस चार्ज लिया, अगर कोई सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा तो 2 प्लस चार्ज शो करेगा, अगर एक पहला ग्रुप का एलिमेंट होगा तो 1 शो करेगा। तो अगर हम इस मेटल को जैसे पानी में डुबाते हैं ना, तो पानी जो फॉर्मूला आपका H2O होता है, ये बिल्कुल इसके चारों तरफ, देखिए ये चारों तरफ ये क्या करेगा? इस मेटल के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स गिर जाएगा। अब चारों तरफ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स घिर जाएगा तो बिल्कुल ये आपका इसमें क्या होगा? रोटेट करना शुरू करेगा, ये घूमेगा। तो घूमने के दौरान कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर वो जनरली एल्कली मेटल्स का कोई चार्ज होगा
चार्ज होगा तो वो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा? अगर लिथियम होगा तो लिथियम का क्या फॉर्मेशन होगा? सोडियम की अगर बात किया जाए तो सोडियम कौन सी कलर कंपाउंड का शो करेगा? तो याद रखना ये जो हाइड्रेशन होता है ना, जैसे इस वाटर मॉलिक्यूल्स गिरता है तो इनके लिए आपका होता है कि हाइड्रेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज करता है ये आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। चलिए अब बताओ हाइड्रेशन एनर्जी, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मेटल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मेटल के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स घिर जाता है। तो बताओ मेटल के पास खुद चार्ज प्लस था, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन था उनके पास चार्ज नेगेटिव था, तो वो आपस में क्या करता है, कुछ ना कुछ एट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू करता है। तो एट्रैक्शन फोर्स लगाने से कुछ एनर्जी रिलीज करता है, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो आपका हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितना किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितना चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा आपका एनर्जी बाहर निकलेगा। अगर साइज छोटा होगा तब भी इसका एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगा। क्लियर? तो बताओ सबसे ज्यादा आपका साइज छोटा किसका था? एल्कली मेटल में सबसे छोटा साइज किसका है? तो बताओ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सबसे ज्यादा किसका आपका होगा? लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटासियम, उसके बाद रिविडियम। क्लियर? उसके बाद क्या आपको मिलेगा? सीजियम। ये था आपका। लेकिन आप जानोगे कि अगर लिथियम जैसे सपोज लिथियम प्लस आया ना, एग्जांपल देख ले, अगर सपोज लिथियम का एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। बताओ एक लिथियम प्लस शो करना है तो ये वाला बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट करेगा तो बताओ इसके पास क्या मिल गया आपके? 2s। बताओ 2s0, लेकिन 2s के बाद 2p भी होता है, 2p भी होता है जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। बताओ s में मेरे पास एक ऑर्बिटल, p में कितना ऑर्बिटल्स? 1 और 2 और 1 3। बताओ यहां पे याद रखना, खास करके ये आपको हायर क्लासेस तक बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा अब बताओ यहां पे देखिए एक ऑर्बिटल्स s में, p में 3 ऑर्बिटल्स है, लेकिन जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स को हम डिसॉल्व करते हैं, बताओ वाटर में जो आपके पास ऑक्सीजन जो दिख रहा है ना, इसके पास 2 वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कितना? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा। किसको डोनेट कर देगा? इन सभी वैकेंट ऑर्बिटल में। तो वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करने के बाद जो आपके मिलता है वो नेचर में लिथियम का जो कंपाउंड बनाता है, ये लिथियम H2O हमेशा 4 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ये अगर मान लो सोडियम की हम बात करते हैं, जैसे कि बताओ, अच्छा यहां तक लिख लेते हैं पहले। बताओ लिथियम के पास p होता है, लिथियम में d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होता है, तो d ऑर्बिटल जब अवेलेबल नहीं होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन को आगे एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए जनरली लिथियम हमेशा 4 मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है और इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा ये 4 बनेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ कि इस एलिमेंट को 4 वाटर मॉलिक्यूल टच कर रहा है। यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, आप यहां तो नोट कर लिए होंगे। आप देखिए देखो इस लिथियम को H2O मैं ऐसे दिखा सकता हूं, H2O ये देखिए इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और ये टच कर रहा है और ये टच कर रहा है। बताओ इस लिथियम जितने वाटर मॉलिक्यूल्स को टच करेगा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही बनेगा आपका। तो आप पहले यहां पे लिख लेते हैं, लिखिए ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ water molecules, during hydration of water molecules donate electron to the
वैकेंट और वाइटल ऑफ मेटल आयंस टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? आप बताओगे क्या? आप देखो क्या कहोगे कि लिथियम के पास तो डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो आप नीचे एक पॉइंट लिखो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ lithium, due to absence of d orbital of lithium आगे लिखो, lithium can only form four bond with H2O and exist as, यहां पे लिख देना लिथियम H2O का 4 मॉलिक्यूल्स, ये प्लस शो करेगा। ठीक है, ये था सिर्फ लिथियम का। अब आगे लिखेंगे, आगे लिखिएगा, ये देखिए लिथियम। अब लिथियम को छोड़ करके जैसे अब आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू presence of d orbital of other alkali metal except of lithium form 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखना लिथियम को छोड़ करके, क्योंकि लिथियम के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, बाकी सोडियम के पास डी ऑर्बिटल्स होता है। कैसे डी ऑर्बिटल्स होता है? देखिए, जैसे सोडियम मैंने लिखा एटॉमिक नंबर 11, 1s 2s 2p6 3s1 3s1। देखिए 3s के बाद 3p भी होता है और 3d भी होता है। भले इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं गया हो, कोई बात नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे s में मेरे पास एक ऑर्बिटल, p में मेरे पास 3 ऑर्बिटल और d में मेरे पास कितना ऑर्बिटल? 1 2 3 और ये 5 गिने तो 1 2 3 4 5। क्लियर? तो बताओ इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये आगे तक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सटेंड करता है। और ये जनरली यहां तक आपके ये वाटर मॉलिक्यूल्स घिर रहता है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स, हर किसी में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है। इसलिए जनरली सोडियम क्या करता है कि सोडियम जो वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा बिल्कुल इस फॉर्म में मिलेगा आपको। यहां तक आप लिख लिए होंगे। ओके, फिर लिखिए नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स लिखिए। हाइड्रेशन एनर्जी आपने पढ़ लिया। लिखिए डेंसिटी, सातवां फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे डेंसिटी। बताओगे भाई साहब डेंसिटी आखिर क्या होता है? डेंसिटी आप दोनों में कंपेयर करेंगे, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। तो दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे बताओगे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो डेंसिटी होती है एल्कली से ज्यादा होती है। पहले लिख लो, अब लिखो द डेंसिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स are higher than alkali
एल्कली मेटल। कहोगे भाई साहब बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेंसिटी एल्कलाइन अर्थ का सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता भाई, काहे होगा वो ज्यादा? इधर देखो डेंसिटी का एक फॉर्मूला बताओ, मास बटे वॉल्यूम बताए थे। तो बताओ ये मास है ना, तो आप दोनों एलिमेंट को कंपेयर करो, सोडियम को भी कंपेयर करो और मैग्नीशियम को कंपेयर करो। जैसे मेरे पास सोडियम है और ये मैग्नीशियम है, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट एल्कली मेटल का और ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल का, है ना। तो बताओ इस सोडियम का एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक मास 23, बताओ इसका एटॉमिक मास 24। मैंने आप क्या कहोगे भाई साहब, ध्यान सुनना, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगा। बताओ सोडियम का मास 23, मैग्नीशियम का मास कितना 24, तो दोनों में कंपेयर करो, मास सबसे ज्यादा किसका आपका है, तो मैग्नीशियम का मास ज्यादा है। तो मैग्नीशियम का मास अगर ज्यादा है तो इनकी डेंसिटी हमेशा ज्यादा बनेगा। आप कहिएगा सर मास लिए तो वॉल्यूम को काहे नहीं लिए, है ना, है वॉल्यूम को काहे नहीं लिए, तो वॉल्यूम को भी देख ले, वॉल्यूम भी देख ले, है ना, वॉल्यूम के टर्म में देख ले। बताओ अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में, बताओ एलिमेंट का साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो बताओ यहाँ पे मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा किससे, सोडियम से, सोडियम की साइज बड़ा होगा मैग्नीशियम से। तो बताओ अब बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मान लो ये आपका सोडियम का एलिमेंट है और ये आपका सोडियम मैग्नीशियम का है। बताओ ये मैग्नीशियम का साइज छोटा और इस सोडियम का बड़ा, तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उसकी वॉल्यूम तो उतनी बनेगा, और जितना वॉल्यूम कम रहेगा उतना डेंसिटी ज्यादा रहेगा। क्योंकि देखिए ना उल्टा चल रहा है आपका रिलेशन। अगर साइज बड़ा है तो इसकी डेंसिटी भी क्या आपका होगा, ज्यादा होगा, सॉरी इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगा। लेकिन साइज छोटा है तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा बनेगा आपका। क्लियर? आप यहां पे लिखोगे तो ये तो हो गया, लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो डेंसिटी का मान बढ़ जाता है। तो लिखो on moving down the groove लिखेंगे डेंसिटी इंक्रीजेस। बताओ यहां पे एगो एक्सेप्शन में आपका आता है, एक्सेप्शन कुछ अपवाद है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो कुछ आपका अपवाद है। खैर अपवाद है तो खैर कोई बात नहीं है, उनके लिए भी हम ट्रिक्स है मेरे पास, टेंशन मत लो। मैंने क्या लिखा, ऑन मूविंग डाउन द ग्राफ, ऊपर से नीचे आने पर क्या आपका होगा, डेंसिटी का मान क्या आपका होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, देखो बढ़ेगा, तो मैं एल्कली मेटल की हम बात कर रहा हूं, एल्कली मेटल की बात कर रहा हूं। बताइए लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद इरिडियम, उसके बाद सीजियम, है ना। बताओ ये चल रहा है आपका, ऐसे चल रहा है तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपका क्या आपका बढ़ेगा, आपका डेंसिटी भी बढ़ेगा। लेकिन याद रखना डेंसिटी, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपका ये है उल्टा, जैसे एक ट्रिक्स है, यहाँ पे ट्रिक्स क्या है याद रखना। देखो यहाँ पे क्या है, नाक, पढ़ना नमक, नाक और नाक है ना, नाक, तो नाक है, तो नाक में जिस सब सिर्फ उल्टा कर दीजिएगा ऐसे। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा सर सबसे ज्यादा डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा, तो इससे ज्यादा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन हमने आपको कहा एल्कली मेटल की जब भी बात होगी डेंसिटी की, थोड़ा सा एक्सचेंज कर दीजिएगा। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे, लिथियम के बाद लिखिएगा पोटेशियम, उसके बाद लिखिएगा सोडियम, बाकी आपका ये सही है। क्लियर? अब देखो ये था आपका यहां तक। अब नीचे क्या कहोगे, एल्कलाइन, अच्छा यहां पर लिखो, ऊपर लिखते हैं ना, ऊपर लिखते हैं। देखिए ऊपर में क्या कहोगे सर, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल। गौर करना हमारी बातों पे, क्या आपको ट्रिक्स बताए थे, बेटा मांगे कार, ठीक है, तो बीच में रखना बेरिलियम को, ऐसे चलना, बेटा मांगे कार
उसके बाद लिखना स्कूटर, बाप, राजी, ऐसे चलेगा। ये ऐसे होगा इसका डेंसिटी, किसके लिए? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात होगी। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की में आपका सबसे ज्यादा देखिए होना तो चाहिए ऐसा, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम होना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा है ना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अपवाद है, और अपवाद को ऐसे रखिएगा जैसे बेरिलियम को बीच में रखिएगा, बेरिलियम के बाएं तरफ 2 एलिमेंट, देखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम को रखिएगा, इसके इधर 3 एलिमेंट को रख दीजिएगा, बाकी इनका डेंसिटी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक, आपने डेंसिटी भी पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट 8वां नंबर में लिखो, वो लास्ट है इस फिजिकल प्रॉपर्टी का। फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है। कितना मिनट हो गया? फिजिकल स्टेट है ना, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में आप क्या जानोगे भाई साहब, कि आप याद कीजिए एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में आप जानोगे कि बताओ, हमने आपको कहा था कि एस ब्लॉक की सभी एलिमेंट क्या होता है? सॉफ्ट होता है ना। तो आप क्या करोगे, एल्कली मेटल इधर लिखो और यहां पे लिखो एल्कलाइन अर्थ मेटल। गौर करना हमारी बातों पे। देखिए एल्कली मेटल है और ये क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एल्कली मेटल है और एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो क्या कहोगे कि सर एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट। एल्कली मेटल हमेशा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। और इसीलिए सॉफ्ट क्यों होता है भाई? अच्छा मैं बता देता भाई, एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ड्यू टू दिस it can be easily cut with प्लास्टिक नाइफ। नाम तो सुना ही होगा कि सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है ना। सोडियम और पोटेशियम हमेशा क्या होता है भाई, याद रखना, बहुत 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 सॉफ्ट मेटल होता है। जैसे कभी याद रखो, किसी की जब बर्थडे मनाते हैं हम लोग, तो बर्थडे में केक काटते हैं ना, केक कैसा बिल्कुल सॉफ्ट होता है। और वो जो केक काटते हैं कौन सी? प्लास्टिक चाकू से काटते हैं, बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट मिलेगा। क्यों? सोडियम के अंदर में जो पार्टिकल्स होती है ना, वो पार्टिकल्स का क्लोजली पैक स्ट्रक्चर नहीं होती है, बहुत कम स्ट्रक्चर क्लोजली पैक होता है, इसलिए वो हमेशा नेचर में क्या मिलता है? सॉफ्ट होता है। आगे लिख दो, ड्यू टू नॉट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर विथ पार्टिकल्स। एल्कली मेटल्स के जितने सारे एलिमेंट हैं सभी में पार्टिकल्स का क्लोजली पैक स्ट्रक्चर नहीं होता है, कम होता है। तो कम होने की वजह से सभी एलिमेंट्स कैसे मिलेगा आपको? सॉफ्ट। और इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को किससे काटते हैं? बिल्कुल प्लास्टिक चाकू से काटते हैं। जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करोगे तो लिखना एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर also सॉफ्ट। ये भी सॉफ्ट होते हैं मगर थोड़ा सा हार्ड होता है, बट हार्डर देन एल्कलाइन अर्थ मेटल।
मेटल। अब क्या कहोगे कि एल्कलाइन अर्थ जो मेटल होता है ना, उसमें आपके पार्टिकल्स की जो क्लोजली पैक बहुत ज्यादा होती है, तो क्लोजली पैक बहुत ज्यादा होने की वजह से ये नेचर में बहुत थोड़ा सॉफ्ट तो रहता है, लेकिन एल्कली मेटल से की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होता है। अब इससे हम चाकू से आसानी से नहीं काट सकते हैं, जबकि एल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जितने भी सारे एलिमेंट हैं उनकी क्लोजली पैक स्ट्रक्चर नहीं कम होता है, तो कम होने की वजह से वो सभी नेचर में क्या मिलता है, सॉफ्ट, और सॉफ्ट होता है, इससे इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्लियर? अब तो यहां तक लिख ही लिए होंगे। चलिए